हेलो एवरीवन, मैं सोना लोहरा फिर से आपके साथ हूँ केमिस्ट्री की क्लास में। अब तक के हमारी वीडियो में हम हैलोजन डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। दो तरह की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो हमें आउटर अपीयरेंस से पता चल जाती है, जैसे कलर, शेप, साइज, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूडेड होती हैं। तो हम पहले बात करते हैं हैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट और कलर, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी स्टेट पता चलती है। हमें पता चलता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है। और सेकेंड थिंग, हम उसका कलर ऑब्जर्व कर पाते हैं। सो द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच वी विल स्टडी इज स्टेट एंड कलर। The lower haloalkanes like CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl are found in gaseous state, whereas the CH3I, though it is having single carbon but the size of iodine is bigger one, so the molar mass of CH3I increases. It is a heavier molecule in comparison to the above ones. So we can say that the CH3I and other alkyl halides found in liquid or solid state. तो हमने देखा कि छोटे मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के, जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, ये गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, जबकि आयोडोमीथेन जिसका मोलर मास कंपैरेटिवली हाई होता है और बाकी सभी अल्काइल हैलाइड्स लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये तो बात हुई स्टेट की। अब हम कलर की बात करते हैं। तो वी कैन से दैट इन प्योर स्टेट all the alkyl halides are colorless, but the alkyl bromides, iodides show yellow color in presence of light. तो ये हुई बात हमारे अल्काइल हैलाइड्स के कलर और स्टेट के बारे में। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जितने भी लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ हैं वो गैसियस फॉर्म में है, और जैसे जैसे हमारा मोलर मास इंक्रीज होता है या नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते हैं, द कंपाउंड्स और अल्काइल हैलाइड्स कन्वर्ट इनटू द लिक्विड और सॉलिड स्टेट। Similarly, all alkyl halides are found colorless in the pure state, whereas the alkyl bromides and alkyl iodides show yellow color in presence of light. After the state and color, the next physical property is solubility. Whether the alkyl halides are soluble in water or not. तो next property हम बात करते हैं solubility। अगर solubility की बात करें तो हम जनरली कहते हैं like dissolves like. That means the polar solutes must be dissolved in polar solvent and non-polar solutes must be dissolved in non-polar solvents. पोलर सॉल्यूट अगर है हमारा, अगर सॉल्यूट में पोलैरिटी है तो वो वाटर या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हमारा कंपाउंड नॉन पोलर है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स
बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा में डिसॉल्व होगा। हेलो एल्केन्स क्या है, पोलर या नॉन पोलर? हेलो एल्केन इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन चेन एंड हैलोजन which have difference in their electronegativities, due to which the molecule shows polarity by forming anion as halogen and cation by the carbon or carbocation. So we can say that haloalkanes are polar in nature, though they are insoluble in water. Why? पोलर नेचर होते हुए भी हमारे हेलो एल्केन्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ऐसा क्यों? वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए पोलैरिटी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलो एल्केन्स पोलर नेचर तो रखते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, एंड दैट इज द रीजन they are insoluble in water, but they are soluble in non-polar solvents or organic solvents. After solubility, the third physical property is boiling point. The temperature at which a substance started boiling, or we can say the temperature at which the vapor pressure of a substance or a liquid becomes equal to its surrounding atmospheric pressure. Point is a physical property and it varies from substance to substance. The haloalkanes are polar in nature, so they have high boiling points from their corresponding alkanes. सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू देयर पोलर नेचर, इनमें पोलैरिटी के कारण। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द हेलो एल्केन। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस और द मास ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, the boiling point of that haloalkane also increases, so it is directly proportional to the molar mass. If we talk about the isomers, the boiling point is inversely proportional to the number of branches present in the compound. So we can say the boiling point is inversely proportional to number of branches. Let's take an example for this. Suppose we are having a 5 carbon compound or haloalkane without any branch, and we take another example of haloalkane having same number of carbon with a branch. This is normal pentyl halide and this is isopentyl halide. Now we take one more example. Having 2 branches. This is neopentyl halide. As we can see that the number of branches is increasing continuously. फर्स्ट में कोई ब्रांच नहीं है, सेकंड में एक ब्रांच है, थर्ड में 2 ब्रांचेज हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे कंपाउंड में नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, एंड द रीजन इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेज देयर सरफेस एरिया डिक्रीजेज एज वेल एज द रिपल्शन बिटवीन द बल्की ग्रुप इंक्रीजेज विच डिक्रीजेज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती है, हमारे कंपाउंड का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और साथ ही साथ उसमें प्रेजेंट बल्कि कार्बन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन होता है, जो उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, उसे रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, सो द बॉइलिंग पॉइंट
decreases with increase in number of branches. And the last property is their reactive nature. Among all the alkyl halides, the alkyl iodides are most reactive in nature. In presence of sunlight, they decomposes to give iodine. When alkyl iodide is exposed in sunlight, they give higher alkanes and releases iodine. So we can say that alkyl iodides are most reactive among all the alkyl halides. All the alkyl halides give green color with flame. If we burn in Bunsen burner's flame, they give green colored flame. So with this we have completed the physical properties of haloalkanes. Now about the haloarenes. Haloalkanes के boiling points और melting points हमें याद नहीं रखने होते हैं, हमें केवल एग्जाम के लिए इतना ही ध्यान रखना होता है कि इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहता है। तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन। एराइल हैलाइड्स आर कलरलेस, ऑयली लिक्विड और सॉलिड। एराइल हैलाइड्स या हैलोएरीन्स कलरलेस होते हैं, ऑयली लिक्विड्स या सॉलिड होते हैं, इनकी सरफेस स्लिपरी होती है। Their density is more than water. ये कलरलेस होते हैं, ऑयली लिक्विड या सॉलिड होते हैं, इनकी डेंसिटीज, इनका घनत्व पानी से ज्यादा होता है। Their density is more than water. They are insoluble in water but soluble in organic solvents. ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। Water is an inorganic solvent or a polar solvent, whereas alcohol, ether, benzene, etc. are the organic solvent or the non-polar solvents. The insolubility in water for aryl halides is due to the absence of formation of hydrogen bond as well as the bulky group of 6 carbon in form of a ring, which is hydrophobic in nature. एराइल हैलाइड्स का वाटर में इनसॉल्युबल होने का कारण उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस तो है ही, साथ ही साथ इसमें जो कार्बन की बेंजीन रिंग होती है, 6 कार्बन रिंग जो होती है वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर रखती है, वाटर से रिपेल करती है, इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। दे हैव their characteristic smell, इन्हें एरोमेटिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होती है, उनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जिनसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो दे ऑल हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड एट लास्ट वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगेन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मासेस। We can say that the boiling point of aryl halide is maximum, then the aryl bromide, then aryl chloride, and the minimum is for aryl fluoride. The boiling and melting point for the aryl halides decreases with decrease in size of halogen, due to which the molar mass also decreases. So this is all about the physical properties of haloarenes. After the physical properties, let us start with the chemical properties or the chemical reactions. First of all, we will discuss about the chemical reactions of haloalkanes. How the haloalkanes behave or react with other chemicals, that is their chemical reactions or the chemical properties. Haloalkanes
एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। The elimination reaction, reaction with metals, reduction reaction and nucleophilic substitution reaction. We will study all the chemical properties in 4 parts. So let us start with the elimination reaction. सबसे पहले हम बात करते हैं elimination reactions होती क्या है। Eliminate करना, आप लाइव शोज देखते हैं, उनमें से भी कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होते हैं, यानी अब वो दोबारा उस शो में आपको नजर नहीं आएंगे। इसी तरह से जब किसी रिएक्शन में से कोई ग्रुप या कोई एलिमेंट एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन के कारण एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एलिमिनेशन के लिए एक रूल फॉलो किया जाता है जिसे हम कहते हैं सेटजेफ्स रूल। तो पहले हम बात करते हैं सेटजेफ रूल क्या है। सेटजेफ रूल इज गिवन बाय अलेक्जेंडर ज़ेटसेव। अलेक्जेंडर ज़ेटसेव के अकॉर्डिंग जब कोई भी ग्रुप किसी कंपाउंड से रिलीज होता है उसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप, और जिस कार्बन पर वो बॉन्डेड होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। जिस ग्रुप को हमें निकालना है वो हमारा लीविंग ग्रुप, और जिस पर वो बॉन्डेड है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन के नियर बाय कार्बन्स को हम कहते हैं बीटा कार्बन। अ कंपाउंड में हैव 1 or more बीटा कार्बन विद इट। हो सकता है कंपाउंड में एक ही बीटा कार्बन हो या एक से ज्यादा बीटा कार्बन्स हो सकते हैं। जब ये लिविंग ग्रुप कंपाउंड से बाहर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी रिलीज होता है, और ये हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है, इसीलिए इस एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ज़ेटसेव, ड्यूरिंग एलिमिनेशन with leaving group, the hydrogen releases from that beta carbon which has less number of hydrogen. लीविंग ग्रुप के साथ निकलने वाला हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन के नंबर्स कम होते हैं। तो ये हुआ हमारा सेटजेफ रूल, और इस रूल को फॉलो करते हुए हम करवाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन्स की एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन फॉर हैलो एल्केन्स। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन। दिस इज द हैलो एल्केन। इफ वी रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, potassium hydroxide, this is the eliminating agent। जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एलिमिनेशन होता है, एंड वी गेट CH डबल बॉन्ड CH2 along with KX and H2O। K releases with halogen, KX is formed, the OH releases with hydrogen from the beta carbon, this is the alpha carbon, this is beta, so hydrogen releases from beta carbon and form water,
and as the bond is free at both the carbon, they form double bond and we get alkene. The final product is alkene, which is an unsaturated hydrocarbon. One more example. You can see that in this hydrocarbon, the chlorine is bonded with the carbon named as alpha carbon and it is having two beta carbons. इस कंपाउंड के पास दो बीटा कार्बन है, तो अब हमें डिसाइड करना है कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा। ऊपर वाले एग्जांपल में एक ही बीटा कार्बन था तो हाइड्रोजन वहीं से निकलना था। यहाँ टू बीटा कार्बन है तो सेट रूल फॉलो करेंगे। उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा जहां हाइड्रोजन के नंबर्स कम होते हैं, क्योंकि उसी से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला कंपाउंड बनता है। यहाँ देखिए इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ 2, जिस पर हाइड्रोजन कम है वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा। प्रोडक्ट हमारे बनेंगे रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, वी गेट RCH। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है, यहाँ से क्लोरीन निकला है तो यहाँ भी CH और दोनों के बीच बनेगा डबल बॉन्ड। अब रिमेनिंग रह गया CH3। अलोंग विद दिस अब बनेगा K के साथ Cl, KCl एंड H with OH, H2O. These are the final products. ये बनने वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसके साथ एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, या जो कि कम अमाउंट में या माइनर अमाउंट में बनेगा। वो होता है जब हमारा हाइड्रोजन दूसरे बीटा कार्बन से रिलीज होता है। सो वी गेट वन मोर थिंग दैट इज आर CH2 CH double bond CH2. It is in the minor amount or the less amount. जनरली रिएक्शन लिखते वक्त हम माइनर प्रोडक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, हम केवल मेजर प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, तो ये नहीं लिखा जाता है। बट दिस ऑल्सो फॉर्म इन लेस अमाउंट। तो ये हुआ हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। The order of elimination for different halides. Ri undergoes elimination faster because they have long bond or less dissociation enthalpy. Then the RBr, then RCl, and then RF. This is the order for the bond dissociations. सबसे पहले Ri का बॉन्ड रिलीज होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद RBr, RCl और RF। जैसे जैसे हमारे हैलोजन की साइज छोटी होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी और उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसीलिए इन्हें ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। सो if we are having different halogens, first of all iodides take part in the reaction. So this is all about the elimination reaction. Now let us discuss about the reaction with metals. In series of reaction with metals, we will study the reaction of haloalkanes with different metals like sodium, magnesium, zinc, lithium, etc. So first of all we will discuss for the reaction with sodium metal, which will be studied under the name Wurtz reaction. Wurtz reaction in which the haloalkanes react with sodium in presence of dry ether. Dry ether is a moisture absorbent which absorbs the moisture produced during the chemical reaction. So let us write the Wurtz reaction. 2 moles of haloalkane reacts with 2 moles of sodium
in presence of dry ether to give alkane and 2 moles of sodium halide. As we are taking the 2 moles of haloalkane of same number of carbon, the number of carbon in the product is double to the reactant. हमने सेम कार्बन नंबर वाला हेलोअल्केन के 2 मोल्स लिए हैं, तो बनने वाला एल्केन डबल होगा रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। ये रिएक्शन कैसे होती है? जब हम एक हेलोअल्केन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, अब हम दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से लिख लेने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें किसे रिलीज करवाना है और कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमने ये दोनों मोल्स को सेपरेटली लिख लिया है एक मिरर इमेज के फॉर्म में, और सेंटर में हमने वो मेटल लिखा है जिसके साथ रिएक्शन करवानी है। सो वी गेट NaX एज अ बाय प्रोडक्ट, हमें 2 NaX मिल जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट, और रिमेनिंग दोनों एल्काइल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और बनाते हैं R-R। कुछ बच्चे इसे 2R लिख देते हैं, जो गलत है। 2R के बीच में कोई बॉन्ड नहीं हुआ, इसलिए R बॉन्डेड बाय R लिखा जाएगा और ये एक लॉन्ग चेन ऑफ एल्केन होगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। CH3Cl plus 2Na plus ClCH3 in presence of dry ether। फिर से हम निकाल देते हैं एंड वी गेट 2 moles of NaCl, पीछे बचा आपका CH3 और CH3 एंड वी गेट CH3 बॉन्डेड विद CH3, और इस तरह से आपका एल्केन प्रिपेयर हो जाएगा जिसके नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट से डबल होंगे। अगर हम 2 अलग अलग कार्बन नंबर वाले हेलोअल्केन्स यूज करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा जिसमें 3 अलग अलग तरह के एल्केन्स होंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नाउ वी आर टेकिंग the haloalkanes having different number of carbons। एक को हम R से डिनोट करते हैं, दूसरे को R डैश से डिनोट कर देते हैं। दिस शोज दैट बोथ द haloalkanes are having different number of carbons। अब इनकी रिएक्शन हमने करवाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिर से वही NaX बाहर निकल जाएगा, so we get 2 moles of NaX। अब इस R के साथ बॉन्डेड होगा R डैश, so we get R डैश। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसमें एक मिक्सचर मिलेगा 3 तरह के प्रोडक्ट्स का, क्योंकि केवल R डैश से ही रिएक्ट नहीं करेगा, हमारे रिएक्शन में कुछ RX दोबारा RX के साथ भी रिएक्ट करेंगे, तो वो हमें देंगे R डैश R। कुछ R डैश वाले यानी कि दूसरे नंबर वाले जो हमारे हेलोअल्केन्स हैं वो भी आपस में रिएक्ट करेंगे और वो हमें देंगे R डैश। और इस तरह से हमें एक मिक्सचर मिला जिसमें 3 प्रोडक्ट थे R डैश, R with R and R dash with R dash। Let us take an example to make it more clear। पहला हेलोअल्केन हमने लिया है CH3Cl, रिएक्शन करवाई है सोडियम मेटल के साथ, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया है क्लोरोइथेन, यानी कि जिसमें हमारे पास 2 कार्बन्स हैं। आप देख रहे हो एक में 1 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन्स, द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स वी हैव टेकन। नाउ व्हाट हैपेंस? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है। सबसे पहले बाहर निकलने वाला मोल हुआ NaCl, सो लेट अस राइट 2 NaCl। अब R से R की रिएक्शन यानी CH3 के साथ CH3,
तो पहला प्रोडक्ट CH3 बॉन्ड विद CH3। R डैश की रिएक्शन R डैश के साथ, यानी इथाइल की रिएक्शन इथाइल के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 CH2 CH3 दैट इज ब्यूटेन, 2 का डबल 4। अब लास्ट प्रोडक्ट होगा जो R और R डैश के मिलने से बनेगा, यानी कि एक हमारा होगा CH3 और एक होगा CH2 CH3। तो इस तरह से हमें 3 चीजों का मिक्सचर मिलेगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड। इस तरह की रिएक्शंस को जिसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स ऑफ हैलो एल्केन यूज करते हैं, इन्हें मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन भी कहा जाता है। सो दिस इज द रिएक्शन विद सोडियम मेटल और द वुड्स रिएक्शन। Now let us continue with the reaction with zinc metal. When haloalkanes reacts with zinc, we get dialkyl zinc, which is also named as Franklin reagent. So reaction with zinc, it gives us dialkyl zinc. It is named as Franklin reagent. Again we take haloalkane and react with zinc. We take the 2 moles of haloalkane as well, and reaction takes place in presence of ether. अब यहाँ पर हम एज इट इज पहले की तरह इन सबको एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जानते हो कि सोडियम की वैलेंसी +1 थी और हैलोजन की -1, तो 2 सोडियम के साथ 2 हैलोजन रिलीज हो सकते थे। यहाँ जिंक जिसकी वैलेंसी होती है 2+ और हैलोजन है -1, सो ओनली 1 जिंक इज सफिशिएंट टू रिलीज बोथ द हैलोजन। तो एक ही जिंक के साथ दोनों हैलोजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और हमें मिलेगा ZnX2। दोनों X निकल गए और एक Zn निकल गया। द रिमेनिंग जिंक रिमेन्स हियर, दूसरा जिंक यहीं पर रहेगा और हमारा प्रोडक्ट होगा RZnR। सो वी गेट RZnR और इसे ही हम कहते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। वी टेक CH3Br along with 2 moles of zinc. Again I am writing bromomethane. Reaction is taking place in presence of ether. 1 zinc goes with 1 bromine and we get ZnBr2, and the remaining product is RZnR, that is CH3 ZnCH3 dialkyl zinc, or as per the 1 carbon we can say dimethyl zinc, and it is considered as Franklin reagent. We can take any number of carbon over here. हम यहाँ पर कोई भी alkyl group ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल and so on, and the product is similar as well. इसी तरह से बनेगा प्रोडक्ट। आपको एक Zn के साथ दोनों हैलोजन्स निकाल देने हैं और बचा हुआ एक जिंक दोनों alkyl ग्रुप के बीच में अरेंज हो जाएगा, and like this we can react the haloalkanes with zinc. Now the next is reaction with magnesium metal. जिंक की तरह ही मैग्नीशियम भी हेलोएल्केन के साथ रिएक्शन कर एक रिएजेंट बनाता है जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, व्हेन हेलोएल्केन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स एन ऑर्गेनोमेटेलिक सॉल्ट। ऑर्गेनोमेटेलिक इसलिए क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेटल है और इनसे बनने वाला हैलाइड एक सॉल्ट है, इसीलिए इसे ऑर्गेनोमेटेलिक सॉल्ट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। सो व्हेन हेलोएल्केन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स ऑर्गेनोमेटेलिक सॉल्ट व्हिच इज नेम्ड एज ग्रिग्नार्ड reagent. Let us take an example. When
Chloromethane reacts with magnesium in presence of dry ether. It gives us CH3MgCl. Methyl magnesium chloride. It is a Grignard reagent. The Grignard reagent is used to make a number of organic compounds, or when it reacts with different chemicals or substances, a number of organic compounds can be produced. So it is very important for our chemistry. In every chapter you will study the reaction of Grignard reagents. One more example, we can take the ethyl bromide reaction with magnesium in presence of dry ether, and we get CH3CH2MgBr. कुछ नहीं करना है आपको, हैलोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है। ये एल्काइल ग्रुप के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और दूसरा ब्रोमाइड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही सेम रिएक्शन ये एरीन के साथ भी देता है, जहां हमारे पास एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रेम हो जाता है। तो ये हुई रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो आपने देखा कि किस तरह से हैलो एल्केन्स सोडियम, जिंक या मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं। और एट लास्ट हम बात करते हैं लिथियम की, जो इसी तरह का एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म करता है लिथियम के साथ। देखिए, विद lithium. When haloalkanes react with lithium, it gives R-Li along with LiX. Lithium halide रिलीज हो जाएगा और हमें मिलेगा alkyl lithium. The reaction again takes place in presence of ether, where ether works as a moisture absorbent. इसका एग्जाम्पल देखें हम, CH3Cl when reacts with lithium, 2 moles of lithium we'll take. हमने 2 मोल यूज किए क्योंकि एक एल्काइल के साथ जाएगा और एक हैलोजन के साथ। So in presence of ether we get CH3Li along with lithium chloride. Again it is organometallic compound. इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और एक मेटल भी है, इसलिए इसे हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। So these are the reactions of haloalkanes with different metals. The next chemical reaction is reduction of haloalkanes. What does the reduction means? Reduction means the addition of hydrogen or the removal of oxygen. Haloalkanes में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हम उसे निकालेंगे नहीं। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है। और आप जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, इसके लिए हमें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो पहले हम बात करते हैं कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन की, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। इसे हम कैटालाइटिक रिडक्शन कहते हैं। ये कैटलिस्ट है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है रिडक्शन के लिए। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, जिंक विद HCl, or we can also take the iron with HCl. Metal when reacts with acid, they releases hydrogen, which are used for the hydrogenation. We can also take the sodium with ethanol as a reducing agent. तो ये वो reducing agents हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। इन सभी से हमारे रिएक्शन को हाइड्रोजन मिलती है और रिडक्शन होता है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं रिडक्शन ऑफ haloalkane. When haloalkane get reduced in presence of any reducing agent, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा R और X के बीच में,
और दोनों ही जगह हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएंगे एंड वी गेट RH along with HX। एक हैलोजन एसिड और एक एल्केन मिल जाएगा और इस बनने वाले एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन हमारे हैलो एल्केन के सिमिलर होंगे। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज वी आर हैविंग CH3Cl and we want to reduce it, we get CH4 plus HCl। Let's take one more example। इस बार हम बात करते हैं 2 डिग्री हैलो एल्केन की। अगर इसका रिडक्शन करवाया जाए, let us take the palladium as a reducing agent, we get CH3, CH2, CH3 along with HCl। तो आपने देखा जहां से हैलोजन निकलेगा वहीं पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से हमें एल्केन्स मिल जाते हैं और साथ में मिलता है हैलोजन एसिड। तो ये हुई रिएक्शन हमारी रिडक्शन के लिए। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को यूज करें, आप इनकी प्लेस पर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके रिडक्शन करवा सकते हैं। और रिडक्शन ऑफ हैलो एल्केन गिव्स एल्केन्स। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स। क्या सभी हैलो एल्केन्स इक्वली रिएक्ट करते हैं? नहीं, इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इनकी कार्बन की डिग्री पर। आप जानते हो कि कार्बन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री होती है। जब किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसके पास रिमेनिंग 3 साइड चेन्स रह जाती हैं। If these side chains are bonded with hydrogen only, that is the carbon with 1 degree। अगर 1 साइड चेन कार्बन से रिप्लेस हुई तो भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अगर उस कार्बन के पास 2 साइड चेन्स विद कार्बन कंपाउंड्स हैं, इसे 2 डिग्री और 3 साइडेड कार्बन चेन वाले को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। हमारे पास हैलो एल्केन्स में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों होते हैं। तो कौन सा कार्बन सबसे पहले रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली जिसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही रिएक्शन में पहले पार्ट लेगा, क्योंकि वही कार्बोकैटायन पहले बनेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सेम हैलोजन वाला हैलो एल्केन है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड एट लास्ट द CH3X। This is the order of reactivity of haloalkanes having same halogen but the different degree of carbons। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन द सिंगल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इसी ऑर्डर में हमारे हैलोएल्केन्स की रिएक्टिविटी भी होती है, चाहे रिएक्शन एलिमिनेशन हो चाहे रिडक्शन। हमारा 3 डिग्री हैलोएल्केन रिएक्शन में पहले पार्ट लेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये तो बात हुई हमारी केमिकल रिएक्शंस में एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल एंड रिडक्शन की। एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल की। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स और क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? द टर्म न्यूक्लियोफाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स न्यूक्लियो एंड फिलिक। न्यूक्लियो मीन्स द पॉजिटिव चार्ज सिमिलर एज द न्यूक्लियस एंड फिलिक मीन्स द लवर। When any compound or a group attracts the positive charge towards itself, it is called nucleophile. Now the substitution. As you all know the meaning of substitution, which substitutes something, which replaces something. So we can say that when a more reactive nucleophile substitutes less reactive nucleophile, reaction is known as nucleophilic substitution. Nucleophile itself is negatively charged so that it can attract the positive charge towards itself.
न्यूक्लियोफाइल्स खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल किसी कम रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, उसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करें हमारे हेलो एल्केन की पोलैरिटी की। हेलो एल्केन आप जानते हैं कि हैलोजन और R से बना है, जिसमें बॉन्ड शिफ्ट होता है हैलोजन की तरफ और कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हुआ और कार्बन चेन हमारी इलेक्ट्रोफाइल हुई। जब कोई कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इस लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, इसे हटाकर उसकी जगह बॉन्डेड हो जाता है, रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ साइनाइड्स। When haloalkane reacts with KCN, it is alcoholic. In nature, when haloalkane reacts with alcoholic KCN, as we all know that the cyanide is more reactive than halogen. It is more reactive nucleophile, so it will substitute the halogen and we get RCN along with KX. And like this, the cyanide is formed. साइनाइड बन जाएगा जब हम हेलोएल्केन की रिएक्शन KCN से करवाएंगे। CN सब्स्टिट्यूट कर देगा हैलोजन को और बनेगा RCN, एल्काइल साइनाइड। यहाँ पर आप कोई भी कार्बन चेन लगा सकते हैं, आपका प्रोडक्ट में भी वही कार्बन चेन बनेगी। नाउ द नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा? If we react the haloalkane with AgCN, it gives us RNC along with AgX. ऐसा क्यों हुआ? जब हमने KCN से रिएक्शन करवाई तो एज इट इज सब्स्टिट्यूशन हो गया और हमें RCN मिला, जबकि AgCN के साथ रिएक्शन के टाइम हमें ऑपोजिट यानी NC आइसोसाइनाइड मिला। ऐसा क्यों? देखिए बेटा, KCN एक आयनिक मॉलिक्यूल है जो पोटेशियम पॉजिटिव आयंस और साइनाइड नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, जबकि AgCN एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आयंस फॉर्म नहीं होते हैं और इसी वजह से ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज वी गेट आइसोसाइनाइड विद AgCN एंड साइनाइड विद पोटेशियम साइनाइड। इनकी मैकेनिज्म्स हम अलग से हमारे चैप्टर के बाद क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसी रिएक्शन से हम ईथर कैसे बना सकते हैं? ईथर फॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। पहला, हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं और दूसरा सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले विद सोडियम एल्कोक्साइड, इसे हम विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। द रिएक्शन इज ऑल्सो नेम्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। When haloalkane reacts with sodium alkoxide, it gives ROR, that is ether, and NaX is released out. During this reaction, we must remember that only 1 degree haloalkane gives this reaction. 2 degree and 3 degree haloalkanes undergoes elimination and forms alkene.
केवल 1 डिग्री हेलो एल्केन के साथ ही ईथर फॉर्म होगा। अगर आपको 3 डिग्री या 2 डिग्री ईथर चाहिए तो आपको यहाँ पर R की जगह 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लेना होगा, तभी आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन चेन वाला ईथर बनेगा। So must remember that only 1 degree haloalkane gives ether by the Williamson synthesis reaction. Now the second part of formation of ether is with Ag2O. When haloalkanes are reacted with dry Ag2O or the silver oxide, in absence of moisture, it gives ether. As we know that ether requires 2 alkyl groups, so 2 moles of haloalkanes are used and we get ROR along with 2 AgX. Again we can take any alkyl group in place of R and form the different examples of the reaction. This is the synthesis of ether. Now the next is synthesis of amines. When haloalkane reacts with ammonia, hydrogen goes with halogen to form HX and remaining NH2 goes with alkane RNH2. जब हम किसी भी हेलोएल्केन की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो अमोनिया का हाइड्रोजन हैलोजन के साथ HX हैलोजन एसिड बनाएगा और रिमेनिंग NH2 ग्रुप जो नेगेटिव है वो हैलोजन की जगह सब्स्टिट्यूट होकर RNH2 बनाएगा। इसे हम 1 डिग्री एमाइन कहते हैं। अगर इस 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन फिर से किसी हेलोएल्केन के साथ करवाई जाए तो हमें 2 डिग्री एमाइंस मिल सकते हैं। इफ RNH2 again reacted with RH, we get R2NH along with HX. अब हमारे एमाइन का एक और हाइड्रोजन R से सब्स्टिट्यूट हो गया और हमें मिला 2 डिग्री एमाइन. This is the 2 degree amine. If the R2NH 2 degree amine again reacts with haloalkane, it gives R3N or the 3 degree amine along with HX. इस तरह से जैसे जैसे आप RX के साथ रिएक्शन करवाते जाएंगे अमोनिया का हर हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट होता जाएगा और हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस मिलते रहेंगे। अगर इस 3 डिग्री एमाइन की रिएक्शन और आगे हेलोएल्केन से करवाई जाए तो हमें 4 डिग्री सॉल्ट मिलता है। अगेन वी रिएक्ट द R3N with RX. It gives R4N positive along with halogen as a negative. This is the tetra alkyl ammonium salt और tetra alkyl ammonium halide. तो इस तरह से हमने देखा कि अमोनिया की रिएक्शन हेलोएल्केन से करवाने पर 1 by 1 अमोनिया के सारे हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। When haloalkane is reacted with aqueous KOH, it gives ROH along with KX. आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हम अल्कोहलिक KOH को यूज करते हैं तो एलिमिनेशन होता है, लेकिन अगर उसी जगह पर एक्वस KOH लिया जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और अल्कोहल प्रिपेयर होता है। Then the next is synthesis of ester. Ester, that means RCOOR. अगर हम किसी हेलोएल्केन की रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो यहाँ सिल्वर और हैलोजन रिलीज हो जाता है AgX
and the remaining is RCOOR। हमारे पास ये R ग्रुप है जो सिल्वर को सब्स्टिट्यूट कर देता है और इसकी जगह पर अरेंज हो जाता है, and we get RCOOR, and this product is named as ester. So this is the formation of ester, and at last we will discuss about the Friedel-Crafts reaction. This is for synthesis of toluene or any substituted aromatic compound. Substituted aromatic compound means the aromatic compound having side carbon chain. तो अगर हम किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन बेंजीन से करवाते हैं तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिलीज हो जाता है और हमें मिलता है बेंजीन पर लगा हुआ एल्काइल ग्रुप। अगर ये एल्काइल ग्रुप CH3 है और बेंजीन के साथ रिएक्शन होती है तो हमें मिलेगा CH3 C6H5 प्लस HX। इसे हम कहते हैं टोलुइन। अगर हमारा CH3 ग्रुप ऐड हुआ है तो टोलुइन कहलाएगा। अगर कोई और एल्काइल ग्रुप है तो हम इसे सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। टोलुइन का स्ट्रक्चर बेंजीन पर लगा हुआ CH3, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। केवल हमें मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को लेस रिएक्टिव हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करना होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है और कितनी टाइप्स की होती है। उम्मीद है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अपनी सारी रिएक्शंस को फेयर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। उनके 1 और 2 एग्जांपल्स डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स को यूज करते हुए बनाइए ताकि आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। साथ ही वीडियो के एंड में कुछ इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस आपको दी जा रही है, उन्हें कंप्लीट कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ तक समझ पाए हैं। Thank you all of you and have